दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद चिकित्सा औषधि के बारे में क्या कहती है, किस प्रकार की औषधि लेनी चाहिए आदि के बारे में। औषधि संबंधी नियम। दोस्तों यहाँ सभी जानते हैं कि औषधि उत्तम या अच्छी होने पर ही रोग ठीक होते हैं। दोस्तों औषधि उत्तम या अच्छी प्रभावकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उत्तम औषधि के लिए वैद्य या आम जनमानस को यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शास्त्रों में उत्तम औषधि के बारे में क्या कहा है। उसके अनुसार ही चलकर औषधि का चयन करना चाहिए। उन नियमों को अपनाकर हम उत्तम औषधि का चयन कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। कहाँ की औषधि लेनी चाहिए। जो औषधि उत्तम देश में पैदा हुई हो, श्रेष्ठ दिन में उखाड़ी गई हो, थोड़ी सी देने से भी बहुत गुण करने वाली हो, ज़्यादा देने से नुकसान न करती हो, ऐसी औषधि विचार पूर्वक समय पर दी जाए तो वह बहुत गुणकारी होती है। औषधि की प्रकृति या तासीर। विंध्याचल के आसपास पैदा होने वाली दवाइयाँ तासीर में गर्म और हिमालय में होने वाली शीतल स्वभाव की होती है, यानी उसमें गर्मी का अंश अधिक होता है और हिमालय में होने वाली में शीतलता अधिक होती है। अपने रहने के स्थान से उत्तर दिशा की दवाएं लेनी चाहिए। हिमालय हम लोगों के उत्तर में है, इसलिए जहाँ तक हो सके हिमालय की दवाई संग्रह करनी चाहिए। हिमालय की दवाइयों को ही सर्वोत्तम माना गया है। ऐसी जगह की औषधि को नहीं लेना चाहिए जो औषधि सर्प की वाबी, भूरे या मेले स्थान, शमशान, अनूप देश, ऊसर धरती या रास्ते में पैदा हुई हो, अथवा जिसमें कीड़े लग रहे हो, अथवा जो गर्मी या सर्दी से व्याप्त हो। ऐसी औषधि नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वैसी औषधि से कोई लाभ नहीं होता। किस ऋतु में कौन सी औषधि लेनी चाहिए। शरद ऋतु में औषधियों में रस होता है, इसलिए सब कामों के लिए ऐसी ऋतु में औषधियाँ लेनी चाहिए। परंतु आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपी वमन विरेचन की दवाइयाँ बसंत ऋतु के मध्य में लेनी चाहिए। औषधि के लिए कौन सा भाग लेना चाहिए। इन वृक्षों की जड़ें बहुत मोटी हो उनकी छाल मात्र लेनी चाहिए। जिनकी जड़ें छोटी और पतली हो उसमें उनका सर्वांग यानी पूरा लेना चाहिए, पूरा पेड़ लेना चाहिए। जैसे बड़, नीम आदि की छाल, विजय सार आदि का सार, तालिस पत्र आदि के पत्ते, त्रिफला आदि के फल लेने चाहिए। किस औषधि का क्या लेना चाहिए। किसी की जड़, किसी का कंद, किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के फूल, किसी का सर्वांग यानी सारा भाग, किसी का सार, किसी की छाल ली जाती है। याद रखिए चीते की जड़, जमीकंद या सूरन का कंद, नीम और अरूसा के पत्ते, त्रिफला का फल, धाये के फूल, कटेरी का सर्वांग, जड़, छाल, पत्ते सब कुछ। खैर का सारांश और दूध वाले वृक्षों की छाल ली जाती है। इसी समय अगर नीम के पत्ते नहीं मिलते तो उसकी छाल ली जा सकती है। बेल का कच्चा फल और अमलतास का पका फल लिया जाता है। औषधि के लिए क्या ले। दोस्तों शास्त्र में कोई योग या नुस्खा आप ऐसा लिखा देखें जिसमें किसी औषधि का अंग स्पष्ट न लिखा हो, यानी अमुक औषधि की छाल, पत्ते, फल, फूल, सार आदि क्या लिया जाए। तो जहाँ औषधि का अंग न लिखा हो वहाँ आप उसकी जड़ लीजिए। जहाँ औषधि का वजन न लिखा हो कि अमुक औषधि तोल में इतनी लेनी चाहिए, वहाँ आप सब औषधियों को बराबर बराबर लीजिए। जहाँ पात्र या बर्तन न लिखा हो वहाँ आप मिट्टी का बर्तन लीजिए। जहाँ यह न लिखा हो कि औषधि किस समय ली जाए वहाँ आप प्रातःकाल यानी सवेरा समझिए। जहाँ दर्भ न लिखा हो वहाँ जल लीजिए।
नई पुरानी कैसी औषधि लेनी चाहिए? दोस्तों सभी कामों में नए पदार्थ लेने चाहिए, किंतु बायोविडंग, पीपल, गुड़, चावल, घी, शहद, पान और कांजी ये सब पुराने ही अधिक गुणकारी होते हैं। इनको 1 साल बाद पुराना समझना चाहिए। सूखी गीली कैसी औषधि ले? दोस्तों सभी नुस्खों में सूखे और नए पदार्थ लेना अच्छा है। अगर कोई चीज़ अभाववश गीली लेनी पड़े तो जितनी लेनी है उससे दुगनी लेनी चाहिए। मगर कुछ दवाई ऐसी भी है जो सदा गीली ही ली जाती है, मगर दुगनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके गीली ही लेने की आज्ञा है। जिनके सूखी लेने की आज्ञा है वहाँ अगर गीली ली जाए तो दुगनी ली जाती है। ये हमेशा गीली ही ले। जैसे गिलोय, कूड़ा, कुरेया, अड़ूसा, पेठा, सतावर, अश्वगंध, बांसा, सौंफ और परसारणी। दोस्तों ये 9 दवाइयाँ हमेशा गीली ही ली जाती है। अड़ूसा, नीम, परवल, केतकी, केवड़ा, खिरेटी, सतावर, सौंठ, कूड़ा, कंद, गंध प्रसारणी, गिलोय, इंद्रवरणी, नागवला, कटसरेया, गुग्गुल और सौंफ इन्हें गीली ले सकते हैं, पर दुगनी मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में औषधि कितनी उम्र की होती है? दोस्तों वन या जंगल से लाई हुई औषधियों 1 वर्ष बाद गुणहीन हो जाती है, यानी उसके गुण कम होने लगते हैं। तालीस पत्र पाउडर 2 महीने बाद कमज़ोर होने लगता है, यानी उसके गुण कम होने लगते हैं, पर एकदम निकम्मा नहीं होता है। विजय आदि गुटिका, खंड आदि अवलेय बहुत समय बाद खराब होते हैं, परंतु पुराने होते होते गुण रहित हो जाते हैं। कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, वर्षा काल सिर पर होकर निकल जाने से घृत तेल आदि हीन वीर्य हो जाते हैं। जौ, गेहूँ, चना आदि 1 साल बाद गुणहीन होने लगते हैं। दोस्तों गुड़, आसव, कुमारासव आदि स्वर्ण, चांदी, रागा, सीसा आदि धातुओं की भस्म, चंद्रोदय आदि रस जितने पुराने होते हैं, जिसे आयुर्वेद में रस रसायन कहते हैं, उतने अधिक गुण वाले होते हैं। मतलब यहाँ की ये जितने पुराने हो उतने ही अच्छे होते हैं। औषधि को नुस्खे में लीजिए या औषधि को नुस्खे से बाहर निकालिए। दोस्तों यदि आपको किसी रोग के नुस्खे में ऐसी औषधि दिखे जो रोगी के रोग को बढ़ावे तो उसे आप नुस्खे से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि आपको किसी नुस्खे में कोई हितकारी औषधि मिलानी हो तो आप मिला सकते हो। औषधि न मिलने पर क्या करें? दोस्तों यदि आपको नुस्खे में लिखी कोई दवा न मिले तो आप उसको बदलकर प्रतिनिधि द्रव्य ले सकते हो, मगर प्रधान औषधि या प्रतिनिधि द्रव्य न लीजिए। नुस्खे की अन्य औषधियों के न मिलने पर प्रतिनिधि द्रव्य ले सकते हो, जैसे ककोली न मिले तो अश्वगंधा ले लीजिए। चंदनादि चूर्ण में सफ़ेद चंदन मुख्य दवा है, उसके बदले में कपूर से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।